बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज जो करने जा रहे हैं दैट इज जो सेल स्ट्रक्चर का बायो एएस लेवल का पहले चैप्टर था, उसके पास पेपर क्वेश्चन हम करेंगे। उसमें पेपर वन भी आएगा, पेपर टू के कुछ सवाल भी आएंगे। हम थोड़ा तेज तेज जाएंगे ताकि वी आर एबल टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एंड मैं ये चाहूंगा कि आफ्टर दिस टुडेज क्लास, आज की रात और कल की शाम या दोपहर जो भी है, यू वुड प्रिपेयर नॉट प्रिपेयर, यू वुड सॉल्व मोर क्वेश्चंस P1 और P2 के। एंड अगर ज्यादातर गलत हो रहे हैं तो लेट मी नो, ताकि कल एक और क्लास में रख लूँ पास पेपर की। नहीं होगा तो कल वील मूव ऑन टू चैप्टर 2, द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इंशाल्लाह। राइट। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं। हर सवाल के लिए आई गिव यू सम टाइम एंड देन विल सॉल्व इट टुगेदर। सो पहला सवाल कह रहा है कि ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स ए टू डी डिस्क्राइब करता है एक ऐसा स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, ये वाला ओरिएंटेशन ज्यादा बेहतर है दिखने में या ये वाला ओरिएंटेशन? हेलो। आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, इज दिस मच बेटर और द लैंडस्केप इज मच बेटर? लैंडस्केप ज्यादा सही है। ओके। तो ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स ए टू डी डिस्क्राइब करता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में फाउंड होता है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर दैट इज डिस्क्राइब्ड इन ईच स्टेटमेंट। सो पहला, एन ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स 70 एस राइबोसोम्स। सो कुड यू टेल व्हाट ऑर्गेनेल दिस कैन बी? न्यूक्लियस। 70 एस राइबोसोम्स इन द न्यूक्लियस? चेक अगेन। वो अगर आपको याद हो इंडोसिम्बायन थ्योरी, उसमें हमने दो ऐसे ऑर्गेनेल्स पढ़े थे जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट। और एक और भी था, वो कौन सा था? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही। तो जब भी 70s राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए की बात हो और यूकैरियोटिक सेल्स की बात की हो, सिंपल एंडोसिम्बाइंट थ्योरी, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, यू राइट एनी वन, यू विल गेट द मार्क हियर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखना है। दूसरा, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मैं हिंट दे देता हूँ, डीएनए मॉलिक्यूल्स कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर? कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं डीएनए क्रोमोसोम। मॉलिक्यूल्स? क्रोमोसोम, करेक्ट। फॉर एवरी क्रोमोसोम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरी क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ वन डीएनए मॉलिक्यूल। एवरी क्रोमोसोम कंसिस्ट्स ऑफ वन डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब अगर आपकी हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए भी हो और डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स भी हो, तो वो नॉर्मल आंसर उसका होगा क्रोमोसोम। राइट। द ऑर्गेनेल दैट मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स फॉर सीक्रेशन। गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी होती है, गोल्जी वेसिकल भी बनता है, सिक्रेटरी वेसिकल्स का वो एक एग्जांपल है। तो तीनों वर्ड्स आ गए यहाँ पे, कीवर्ड्स। गोल्जी बॉडी। चौथा, द स्ट्रक्चर दैट सिंथेसाइजेस आरआरएनए एंड कंबाइंस इट विद प्रोटीन्स। तो ये यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है अबाउट राइबोसोम की असेंबली। आपको याद है वो कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियोलस, करेक्ट। तो आरआरएनए का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आर आर एन ए इज सिंपली, ये छोटा वाला आर रिफर्स टू राइबोसोम। तो व्हेन वी से टी आर एन ए, वो होता है ट्रांसफर आर एन ए, आगे जाके हम देखेंगे चैप्टर्स में। लेकिन आर आर एन ए यहाँ पे आप समझ लो कि होता है राइबोसोमल आर एन ए। तो राइबोसोमल आर एन ए को जब असेंबल किया जाता है along with राइबोसोमल प्रोटीन्स, सो दे आर टॉकिंग अबाउट राइबोसोम की असेंबली विच इज न्यूक्लियोलस। अच्छा, टेक योर टाइम फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपके पास अगर कोई टैबलेट हो या कोई शीट हो, उस पे आप आंसर लिखो और फिर मुझे बताओ जो हो जाए। विच इज प्रोकैरियोट्स एंड प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स।
Outline the composition of the cell wall of a prokaryote and the composition of the cell wall of a plant cell to show how they differ. 2 मार्क का। Are you done? मुझे कुछ चीज कंफर्म ये करनी थी कि इस वाले क्वेश्चन में मुझे दो चीजें ये मेंशन करनी पड़ेंगी। जैसे जो बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और वो पैरेलल होती है। बिल्कुल। और पैरेलल, इसी हर तरह सेल वॉल पैरेलल होती है, एवरी सेल वॉल। नहीं मतलब अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो वो क्रॉस प्लाई मतलब एक मतलब कुछ लाइन परपेंडिकुलर होती हैं लेकिन होती पैरेलल है। यस। तो मैं इस स्टेटमेंट को मेंशन करूंगा। तो यहाँ पे जो 2 मार्क है, 1 मार्क आपको लिखने को मिलेगा अबाउट द पेप्टिडोग्लाइकन वाला, वो पेप्टिडोग्लाइकन, अब ये कीवर्ड है यहाँ पे, इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और प्लांट सेल में क्योंकि सेलुलोज से बनता है, तो इसका आपको यहाँ पे दूसरा मार्क मिल जाएगा। और दूसरा जो आप बात करो अबाउट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, वो प्लांट सेल हो, फंगाई का सेल वॉल हो, या बैक्टीरिया प्रोकैरियोट का सेल वॉल हो, हर उसके लिए एक ही एक्सप्लेनेशन होती है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और वो एक्सप्लेनेशन ये है कि जो सेल वॉल होती है, सबसे पहला पॉइंट, सेल वॉल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। सो सेल वॉल अगर मैं बोलूँ तो वो सिर्फ एक लेयर नहीं होता, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स। अब इनके नाम भी होते हैं। एक पहली लेयर को बोलते हैं प्राइमरी लेयर, दूसरी लेयर को बोलते हैं सेकेंडरी लेयर। प्राइमरी लेयर में सारे के सारे जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। सो प्राइमरी लेयर, ऑल फाइबर्स पैरेलल टू ईच अदर। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी लेयर की फाइबर्स के बारे में, सो ऑल फाइबर्स ऑल्सो आर पैरेलल टू ईच अदर। ईच अदर का यहाँ पे मतलब ये है कि मैं फाइबर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ वो वाली जो सिर्फ सेकेंडरी लेयर में फाउंड है। अगर मैं कंपेयर करूं एक ऐसे फाइबर को जो प्राइमरी लेयर में विथ अ फाइबर विच इज इन द सेकेंडरी लेयर, सो मैं एक फाइबर यहां से लिया मैंने, एक फाइबर यहां से लिया, अब इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So I can say कि fibers in primary are perpendicular to fibers in secondary। और क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं उसकी वजह से स्ट्रक्चर बन जाता है विच इज क्रॉस प्लाई स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो सवाल है ये पूछ रहा है डिफरेंस। ये तो सिमिलैरिटी हुई ना कि हर सेल वॉल में ये मल्टीपल लेयर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी फाइबर पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल फाइबर परपेंडिकुलर क्रॉस क्रॉस प्लाई स्ट्रक्चर, ये सारे पॉइंट्स सिमिलैरिटी के। दिस इज हाउ डज इट डिफर, ये यहाँ पे कीवर्ड है। तो किस तरीके से डिफर करता है दोनों सेल वॉल्स?
प्रोकैरियोट सेल की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि करेक्ट। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। करेक्ट, तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स आ गए, 2 मार्क्स स्ट्रेट आपको मिल गए। ये फायदा अच्छा, मैं होता है इसी स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो रहा था। मैं ये समझ रहा था कि अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा मुझे 1 मार्क मिलेगा, और हम्म। मुझे इनका फिर स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा, फिर दूसरा मार्क मिलेगा। ओ राइट, आपको लग रहा था कि ये डिफरेंसेस हैं कि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन इसमें सेलुलोज है तो डिफरेंस का 1 मार्क मिलेगा। ये कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे और तो कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता इनके सेल वॉल्स में। जो तीसरा डिफरेंस आप लिख सकते हो वो ये है कि प्रोकैरियोट की वॉल में अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स होते हैं, वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं सेलुलोज में, वो भी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो अभी के लिए इट्स जस्ट 2 पॉइंट्स और वो 2 मार्क्स आपको स्ट्रेट मिल गए। सही है। राइट। ये इसकी मार्किंग स्कीम आ गई कि पेप्टिडोग्लाइकन सेलुलोज, और ये एवीपी यहाँ पे मतलब होता है एनी वैलिड पॉइंट। अगर आपने कहीं किसी बुक में, कहीं आप कोई कंपटीशन में गए, कहीं किसी सेमिनार में गए, वहां पे आपको कोई पॉइंट मिल गया बैक्टीरिया का जो सिलेबस में नहीं है और प्लांट सेल्स का, तो वो एवीपी में आता है। एवीपी में आप कोई भी पॉइंट लिखो जो कि फैक्चुअली करेक्ट है, जरूरी नहीं है कि वो सिलेबस में हो या ना हो, तो उसका आपको 1 मार्क हमेशा मिल जाता है। लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है, 2 मार्क चाहिए थे, 2 मार्क हमने निकाल लिए यहाँ से। ओके, अब ये है एक मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फिगर 1.1 एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का मतलब क्या है, कौन से माइक्रोस्कोप में से ली गई है ये फोटो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो तरीके हैं, ट्रांसमिशन वाला और स्कैनिंग वाला। तो माइक्रोग्राफ का मतलब यहाँ पे होता है फोटो। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ मतलब इट इज टेकन फ्रॉम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, ये एक एनिमल सेल का हिस्सा है। सही है। कैलकुलेट द एक्चुअल विथ ऑफ द ऑर्गेनेल लेबल्ड ए, ये वाला ऑर्गेनेल, एज शोन बाय द लाइन एक्स वाई। ये वाली लाइन है एक्स वाई की। स्टेट द फॉर्मूला दैट यू विल यूज, शो योर वर्किंग, गिव योर आंसर इन माइक्रोमीटर्स एंड टू 1 डेसिमल प्लेस। अब यहाँ पे जब आपको एग्जाम में ये सवाल दिया जाएगा, यू विल हैव टू कैलकुलेट द इमेज साइज, जहाँ पे आप क्या करोगे, आप स्केल निकालोगे और आप स्केल को इस पिक्चर पे रखोगे जो रूलर होता है। अभी हम क्योंकि इस वक्त ऑनलाइन कर रहे हैं, फिजिकल हमारे पास इस वक्त पेपर नहीं है, तो मैंने आपको इमेज साइज यहाँ पे दी हुई है 40 मिलीमीटर्स। अब आप सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ क्या आंसर आता मैं अपना कैलकुलेटर लेके आता हूँ। है। ओके।
मेरा इसमें आंसर आ रहा है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 - 9, टू पावर पॉइंट माइनस फाइव 9। मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -9, ये माइक्रोमीटर में आपका आंसर आ रहा है। मैंने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कर दिया तो 2.5 टाइम्स 10 to the power -9 आपका आंसर आ रहा है। राइट, तो जो आंसर है वो सिर्फ 2.5 है। अब हम देख लेते हैं कोई मेजरमेंट, मेजरमेंट में तो गलती नहीं है, उस फॉर्मूला में भी नहीं लग रही, मुझे यूनिट्स में गलती लग रही है, देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल विथ, तो हमें ये तो पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इमेज साइज डिवाइड बाय एक्चुअल साइज। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है एक्चुअल विथ का? M = I/A। तो अगर हम लिखेंगे इस टेबल में, इस बॉक्स में m = I/A, तो ये तो m को डिफाइन कर रहा है ना, और m का यहाँ तो मतलब होता है मैग्निफिकेशन। ये कह रहा है कि फॉर्मूला लिखना है एक्चुअल विथ का। तो अब कौन A सी = चीज को आप I/A। सब, करेक्ट, ए को अगर आपने यहाँ पे m को सब्जेक्ट बनाया तो ये गलत मार्क होगा, क्योंकि a को I/M करना होगा। A = I/M। अब कुछ मार्किंग स्कीम्स होती हैं जिसमें वो सही भी मार्क कर देते हैं, लेकिन कुछ होती है जिसमें वो गलत मार्क करते हैं। सो जो दिया हुआ है आप बस उसी को सब्जेक्ट बना देना, टू बी ऑन द सेफ साइड। राइट, अब ये I/M आ गया। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ जगह बनाने के लिए। अब ये जो इमेज साइज है वो है 40 मिलीमीटर्स, है ना। और ये जो मैग्निफिकेशन है इसका तो कोई यूनिट ही नहीं है, 16,000। अब मुझे ये बताओ कि आंसर मुझे किस यूनिट में चाहिए? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। तो क्या मुझे इस इमेज साइज को माइक्रोमीटर में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए पहले? हाँ, करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं लेट्स से 40 ही ले लेता हूँ, तो 40 मिलीमीटर्स डिवाइडेड बाय 16,000, इसका तो कोई यूनिट नहीं है, तो जो भी आंसर आएगा एक्स वो आएगा मिलीमीटर्स में। फिर उसके बाद मुझे माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वाली ख्वारी से बेहतर मैं शुरू में ही माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, आंसर जो आएगा डायरेक्ट अपनी उसमें लिख दूंगा आंसर उसमें। तो अगर मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे? 40 × 10 - 3। 40 × 10 to the power -3। अच्छा, अब आप एक सेकेंड यहाँ पे रुको, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हमें 3 यूनिट्स का यहाँ पे ख्याल रखना है। सबसे पहले तो मीटर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। दूसरा है माइक्रोमीटर, और तीसरा है मिलीमीटर। जब मैंने एएस लेवल किया था ना, मैं एक चीज का सिर्फ ध्यान रखता था, और मैं ये नहीं ध्यान रखता था कि माइक्रोमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, या मिलीमीटर से उसमें कैसे जाते हैं, नहीं। मैं सिर्फ ध्यान रखता था कि मैं बनाता था मीटर को सब्जेक्ट। अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। 3 यूनिट्स कौन से हैं मेरे? मीटर, माइक्रोमीटर, और ये तीसरा है नैनोमीटर। मैं कहता था कि 1 मीटर, ये आप याद रख लो, ये दो चीजें। 1 मीटर = 1 × 10 to the power 6 माइक्रोमीटर। अगर आप साइज के हिसाब से देखो ना, तो नंबर 1 है मीटर, उसके बाद माइक्रो, और उसके बाद आता है नैनो। और सिमिलरली 1 मीटर होता है 1 × 10 to the power 9 नैनोमीटर। अब मुझे इस चीज की फिक्र होती नहीं थी कि माइक्रोमीटर से नैनोमीटर में मैं कैसे जाऊं, उसका मसला ही नहीं है, या मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में कैसे जाऊं, नहीं। मैं क्या करता हूँ, कोई भी मुझे यूनिट दिया हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनिट कौन सा दिया हुआ है? मिलीमीटर। मिलीमीटर। जो भी यूनिट दिया हुआ होगा मैं उसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ये तो आपको पता होगा, मिलीमीटर टू मीटर कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कितने से डिवाइड करना होता है? 1000। मिलीमीटर टू सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 10, सेंटीमीटर टू मीटर को डिवाइड बाय 100, टोटल डिवाइड बाय 1000 हो गया, बिल्कुल सही। 40 को डिवाइड बाय 1000 करो, क्या आंसर आ रहा है? 0.04। 0.04, ये आंसर आ गया मीटर में।
अब ये देखना है कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है, किस यूनिट में क्वेश्चन मांग रहा है, माइक्रोमीटर्स में। तो अब मुझे ये पता है कि 1 मीटर होता है 1 × 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 × 10⁻⁶ के साथ। क्या आंसर आ रहा है? 40,000। 40,000। तो 40,000 ये माइक्रोमीटर्स है, इसको डिवाइड किया 16,000 से, तो जो आंसर आता है वो आता है 2.5। अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन के लिए आपको लग रहा होगा ये बहुत लंबा मेथड है, लेकिन जब आप इसको 10 बार करोगे ना, 15 बार, 20 बार, ये इतना सिंपल हो जाएगा। आप देखोगे किस किस यूनिट में दिया हुआ है, मिलीमीटर में। अब इस केस में मिलीमीटर में दिया हुआ है, पहले मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड बाय 1000, मीटर में आ गया। किस चीज में मांग रहा है, माइक्रोमीटर, उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर देना है और आंसर दे देना है। सिंपल। सो ये वाली कन्वर्जन समझ आई आपको? जी। ओके। अब अगला क्वेश्चन, नेम ऑर्गेनल ए और उसका रोल बताना है सेल में। तो ऑर्गेनल ए यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनल है? इसको गौर से देखो, पे मुझे बताओ। यहाँ पे दो दो मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं, यहाँ पे ये लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट्स भी दिख रहे हैं। तो किस कौन सा ऑर्गेनल है ये? क्लोरोप्लास्ट। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि अच्छा, क्लोरोप्ला ये तो एनिमल सेल है, राइट? तो क्लोरोप्लास्ट तो नहीं हो सकता ना, हाँ, सही क्योंकि सही सही। एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। तो अगर डबल मेम्ब्रेन है, तो हमने सारे ऑर्गेनल्स में से 3 को फिल्टर आउट कर दिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। सवाल में एनिमल सेल है, क्लोरोप्लास्ट कट हो गया। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा लंबा होता है, न्यूक्लियस इज ऑलवेज अ स्फेरिकल शेप। तो आंसर हमारा आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो, 2 मार्क का सवाल है, 1 मार्क यहाँ से मिल गया, 1 मार्क है रोल का। सो क्या होगा रोल फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, जो आप बता सकते हो कोई एक? जनरेट्स एनर्जी। जनरेट। अच्छा मुझे ये बताओ कि लेट्स से कि मैं कोई खाना नहीं खाता हूँ, पूरे दिन में मैं कोई खाना नहीं खाता हूँ, तो एटीपी एनर्जी जनरेट कैसे करेगा? या वो कर पाएगा या वो नहीं कर पाएगा? मतलब समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमें लाइक हम जैसे ही कुछ खाते हैं, तो द फूड दैट वी ईट, दिस इज वेयर वी गेट आवर एनर्जी फ्रॉम, करेक्ट? जी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड, और इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी? प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कैसे कर सकता है? इसको फूड से एनर्जी निकालनी होती है, राइट? या ये एनर्जी कहीं और से प्रोड्यूस कर रहा होता है? ये बताओ। मतलब कि अगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर खाना ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास फूड ना हो एनर्जी निकालने के लिए, तो क्या वो एनर्जी कहीं से निकाल सकता है? एटीपी की सिंथेसिस करके। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया काम कैसे करते हैं। गिव मी अ सेकंड। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से काम करता है कि जो खाना है जिसको हम खाते हैं ना, उस खाने में से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है। तो पहले एनर्जी कहाँ थी? खाने में। उस एनर्जी को रिलीज किया गया इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये वाली जो एनर्जी रिलीज हुई है ना खाने से, इस रिलीज एनर्जी को यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, और एटीपी की सिंथेसिस होती है, एटीपी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर फूड नहीं होगा, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया कहीं से एनर्जी रिलीज कर पाएगा? नहीं। नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन समझ तो आपको आ रहा है, लेकिन जो कीवर्ड है वो आप गलत कह रहे हो। प्रोड्यूस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया एकदम से हवा में से एनर्जी नहीं बना लेता। माइटोकॉन्ड्रिया फूड में से एनर्जी को रिलीज करवाता है। तो ये जो रिलीज है यहाँ पे कीवर्ड है। बायो सिर्फ कीवर्ड्स का गेम है।
तो अगर आप यहाँ पे प्रोड्यूस लिखते तो वो गलत मार्क होता, लेकिन अगर आप प्रोवाइड भी लिखते तो सही होता। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रोवाइड्स, या आप लिख सकते हो सप्लाईज, या आप लिख सकते हो रिलीज। आप प्रोड्यूस उसमें आएगा कि रिजेक्ट दिस मार्क ऑफ द कैंडिडेट, प्रोड्यूस कभी भी नहीं करेगा। सो रिलीजेस एनर्जी। ये वाला पार्ट समझ आया आपको? जी। ऑल राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, और हम आ जाते हैं ये वाले पे। अच्छा, अगला सवाल ये कह रहा है कि नेम द स्ट्रक्चर लेबल्ड बी एंड स्टेट वन रीजन फॉर योर आंसर। ये वाले में, ये जो बी वाला स्ट्रक्चर है इसको लेबल करना है और एक रीजन बताना है कि क्यों हमने बोला कि ये आंसर है। हमें ऐसा क्या दिखा उसमें? टेक अ गेस। मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ लाइनें दिख रही हैं, बहुत सारी, और कुछ डॉट्स दिख रहे हैं जो लाइनें के साथ अटैच हुए हुए हैं। ये एक डॉट, एक और डॉट, रफ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, करेक्ट। अच्छा, अब आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं बोला? क्योंकि डॉट्स हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें राइबोसोम्स होंगे। बिल्कुल करेक्ट। सो दिस इज रफ ER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and what is state one reason for choosing this organelle? Because the ribosomes, oh, ribosomes, क्या हो रहा है? हाँ, ribosomes are attached, राइट। तो ये हमारे दो मार्क आ गए। इसकी मार्किंग स्कीम अगर हम देखें, तो ये रहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स आर अटैच्ड। माइटोकॉन्ड्रिया वाले उसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, रिलीज, प्रोवाइड या सप्लाई करता है एनर्जी। अच्छा, ऊपर आप देखो ना, प्रोड्यूस का वर्ड दिया हुआ है, लेकिन ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये ATP प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे? एनर्जी को रिलीज करके फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। या अगर आप ये रिलीज, प्रोड्यूस, ATP, फूड, इस सब में कंफ्यूज हो रहे हो, एक सेंटेंस याद रख लो, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये दोनों चीजें आ जाती हैं, तो वो ज्यादा बेटर होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन लिख के आ जाना, सिंपल। सही। राइट। अब ये एक और मैग्निफिकेशन का सवाल करते हैं। फिगर 2.1 shows a root tip cell in interphase। इंटरफेज हम आगे जाके पढ़ेंगे, माइटोसिस का एक स्टेज है, अब ये छोड़ दो, सिर्फ रूट टिप सेल दिखाया हुआ है। द एक्चुअल डायमीटर, एक्चुअल साइज ऑफ द न्यूक्लियस बिटवीन X and Y is 9 micrometer। Calculate the magnification, write down the formula, use it to make your calculation, show your working। तो मुझे बताओ when you are done with this। फॉर्मूला तो होगा M = I/A। बिल्कुल, M is equal to image size divided by actual size। ओके। अब यूनिट्स का खास बा, करके ध्यान रखना। बाकी मैं आपको अभी करके बताता हूँ। ओके।
इसमें मेरा आंसर आ रहा है 2777.7। 2777.7 7। बिल्कुल सही। अगर आप इसको 0 डेसिमल प्लेस पे राउंड करो तो क्या आंसर आएगा? 2778। 2778 बिल्कुल सही। क्योंकि मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है ना कि मैंने माइक्रोस्कोप को कितनी दफा मैग्नीफाई किया, तो वो मैं डेसिमल में नहीं कर पाऊंगा। तो ये 2778, 2777 डिपेंड करता है कि क्या हमने मेजर किया है। तो कुछ लोगों की अलग अलग स्केल रीडिंग्स आती है, इसलिए वो एक रेंज देते हैं आंसर की मार्किंग स्कीम में। तो मैंने यहाँ पे आपको इमेज साइज बताई हुई थी, उस हिसाब से मैग्निफिकेशन आ गई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में जो जो आता है आप लिखो। 3 मार्क का ये सवाल है। ऑब्वियसली इसका मतलब 3 करेक्ट पॉइंट्स होने चाहिए एंड यू गेट द मार्क। मुझे बताओ जब आप ये कर लो। इसमें जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिफाइन तो नहीं करना पड़ेगा ना? इसमें उसके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा बहुत आप डिफाइन कर सकते हो। बिल्कुल ज्यादा नहीं, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना क्योंकि उस स्ट्रक्चर की सिर्फ बात नहीं हो रही। ओवरऑल न्यूक्लियस में इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे। सो जस्ट डिस्क्राइबिंग, वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग। ये कमांड वर्ड है यहाँ पे, डिस्क्राइब। मुझे क्वेश्चन ये पूछना था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप दोनों एक ही चीज होती है ना? तो जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स आती हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, तो उनको दोनों को मिला के हम एनवेलप बोलते हैं। राइट।
पढ़ लिया। राइट, तो आप आंसर बताओ पहले अपना। मैंने लिखा है इसमें, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल which has nuclear membrane that separates the nucleus from cytoplasm. It has nucleolus that is responsible for the production of ribosomes. It also contains nucleoplasm that holds the internal structure of nucleus. राइट, तो यहाँ पे आपने बात की थी अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप, बिल्कुल सही। और आपने ये भी बात की थी कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जी। राइट, सो दैट्स द फर्स्ट मार्क। प्लस डबल मेम्ब्रेन, ये टोटल मिला के एक मार्क बन गया आपका, बिल्कुल सही। इसको यहाँ से इरेज करके यहाँ पे, करेक्ट। और फिर ये न्यूक्लियोलस, बिल्कुल सही कि इसमें न्यूक्लियोलस होते हैं। और फिर जो तीसरी चीज थी कि आपने न्यूक्लियोप्लाज्म मेंशन किया था, तो ये ऐसी चीजें जो आपने स्कूल में पढ़ी है, राइट? जी। राइट, सो दैट्स अ रियली गुड पॉइंट। ये एनी एनी वैलिड पॉइंट में आता है एवीपी में, क्योंकि ये सिलेबस वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है। श्योर, यू आर फ्री टू राइट दिस पॉइंट। अच्छा, अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता तो एक और ऐसे पॉइंट जो आप मेंशन कर सकते थे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। क्रोमेटिन, और मेरे ख्याल क्रो से न्यूक्लियर पोर्स। क्रोमेटिन, न्यूक्लियर पोर्स, वेरी गुड, ये सारे न्यू अच्छा, न्यू पॉइंट्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉट रियली, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर नहीं होता, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वो है स्टार्टिंग है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होती है। अगर आपको याद हो, मैं देख लेता हूँ मैंने ये पार्ट लिखा हुआ है या नहीं। लेट मी गो टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एटीपी आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये मिल जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा। राइट। ओके ओके ओके। Ribosomes are assembled in the nucleus. हम्म, अच्छा, तो यहाँ पे मुझे याद है मैंने लिखा हुआ है, ये आपको याद है कि राइबोस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कनेक्टेड होती है आउटर मेम्ब्रेन की न्यूक्लियस के साथ। ये वाला कनेक्टेड का तो पार्ट पता है, लेकिन इसको लेकिन मैं, लेकिन ये है कि इसको एज अ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कंफर्म मतलब कंसिडर करना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, इसको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम कंसिडर नहीं कर सकते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो उसका सिस्टर ने है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है, उसकी एक्सटेंशन की तरह है, लेकिन उसका एक्सटेंशन भी नहीं उसको बोल सकते। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अलग है, वो अलग है। इट जस्ट हैपेंस टू बी कि वो दोनों एक साथ जॉइंट हुए हैं। हाँ, ये देखो, ये लिखा हुआ है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। तो आप इसको पॉइंट की तरह ट्रीट नहीं करोगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन की बात हो रही है। दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। अभी के लिए ये सारे पॉइंट्स, क्रोमेटिन होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए कि ये 6 मार्क का सवाल आ जाए और आपको सिर्फ 5 याद है, तो फिर श्योर ऑब्वियसली कुछ तो आपको लिखना ही है छठे मार्क में, तो आप वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंटिन्यूटी विद द न्यूक्लियस के बारे में लिख दोगे। लेकिन यहाँ तो 3 मार्क था, 3 बेस्ट पॉइंट्स वो आपने बता दिए, बिल्कुल सही। राइट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर पोर्स होता है, 2 मार्क आ गए, क्रोमेटिन 3 मार्क, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये एवीपी वाला पॉइंट है। राइट, अब पार्ट 1, फिगर 1.1 इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियन। स्टेट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे कमांड वर्ड को देखो, स्टेट। और यहाँ पे सिर्फ एक लाइन, हमेशा स्टेट के वाले क्वेश्चन में एक या दो लाइन से ज्यादा नहीं होगी, वो इसीलिए क्योंकि स्टेट का मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड लिखना है। वो कीवर्ड लिखोगे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, रिलीजेस एनर्जी। रिलीजेस एनर्जी। कोई और बेहतर वर्ड जो आप लिख सकते हो? सब रिलीजेस एनर्जी, बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट्स 1 मार्क। लेकिन कोई की वर्ड जो हमने पढ़ा हो? सप्लाई द एनर्जी। एटीपी प्रोडक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ राइट। पे कीवर्ड है। लेकिन ये बिल्कुल सही है, इट सप्लाइज एनर्जी, इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फूड, ऑल ऑफ दिस इज
एक्सेप्टेड। राइट, तो एक मार्क हमें मिल गया यहाँ पे। नेम स्ट्रक्चर ए, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, स्ट्रक्चर ए को नेम करना। ये वाला जो लाइनें हैं ये इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, ये हिंट मैं दे सकता हूँ आपको। तो इन लाइनों का नाम बताना है। क्रिस्टा। क्रिस्टल, बिल्कुल सही। क्योंकि ये इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं। तो अगर आउटर मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके का है, इनर मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके का होगा। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत एक अलग किस्म का शेप आता है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्टल। तो क्योंकि क्रिस्टल इनफोल्डिंग्स होती हैं, सो फोल्डिंग अलग चीज है, इनफोल्डिंग मतलब कि फोल्डेड इनवर्ड्स, और वो यहाँ पे हो रहा है। एक लाइन ऐसे जा रही है एकदम से अंदर फोल्ड हो गई, एक लाइन ऐसे जा रही है एकदम से अंदर फोल्ड हो गई, तो ये क्रिस्टल। बिल्कुल सही। क्या, अच्छा ये स्पेलिंग बहुत जरूरी है। क्रिस्टा लिख सकते हैं, क्रिस्टई लिख सकते हैं, वो उसका सिंगुलर और प्लूरल है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते। स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, शो योर वर्किंग। तो इसकी मैग्निफिकेशन आप बता सकते हो। मैं इसको आपकी इमेज साइज यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि आप ऑब्वियसली स्क्रीन के थ्रू मेजर नहीं कर पाओगे। 34 मिलीमीटर्स इमेज साइज है। सही। फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे लिख देना। मैग्निफिकेशन मेरी आई है 48,571। 48,571, बिल्कुल सही। 48,570, और फॉर्मूला क्या यूज किया आपने। एम इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, इमेज साइज अपॉन एक्चुअल आई साइज। अपॉन ए। और ऑब्वियसली ये आप वर्किंग शो लाजमी करना जब आप पेपर में ये सॉल्व कर रहे सही। हो। ओके, पार्ट डी। ये बड़ा मजे का सवाल है और हमने ये पढ़ा भी है। एक्सप्लेन व्हाई द लाइट माइक्रोस्कोप could not be used to produce the image in figure 1.1। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। लाइट माइक्रोस्कोप को क्यों नहीं यूज कर सकते फिगर 1.1 वाली इमेज के लिए। सोचो इस पे और फिर मुझे आंसर बताओ। लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो कम रेजोल्यूशन वाले ऑर्गेनेली जो होते हैं उनको नहीं देख पाते। वो उसकी रेजोल्यूशन बहुत कम होती है। अगर तो उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा होती तो ये एक चीज आपको समझनी है, अगर उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होती तो वो हमारे लिए फायदा है, वो बहुत अच्छा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब उसकी रेजोल्यूशन बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि जो वो छोटी छोटी चीजें वो भी वो नहीं देख नहीं पाता। तो कंसेप्ट आपका बिल्कुल सही है, वर्ड आपने थोड़े उल्टे कर दिए, रेजोल्यूशन इज टू लो।
लेकिन ये तो 1 मार्क है, दूसरा मार्क क्या होगा? सारे नंबर्स देखो, कौन कौन से नंबर्स आपको दिए हुए हैं। आपको इमेज की साइज दी हुई है, आपको एक्चुअल साइज दिया है, आपको मैग्निफिकेशन दी हुई है, और आपको लाइट माइक्रोस्कोप बोला हुआ है। इस तरीके की प्रोसेस को क्यों नहीं अचीव कर सकता? तो रेजोल्यूशन 2 लो, और दूसरा। ऑर्गेनेली का साइज बहुत छोटा है। ऑर्गेनेल का साइज बहुत छोटा है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो इतना बड़ा होता है कि वो लाइट माइक्रोस्कोप में दिख जाता है। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि ये वाली जो पिक्चर है, ये स्पेसिफिक पिक्चर, ये क्यों नहीं दिख सकती हमें लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए? माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली तो मैग्निफिकेशन दिख बहुत जाती ज्यादा है। है। फोर मैग्निफिकेशन थाउजेंड बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही। 48,000 की मैग्निफिकेशन है। स्कूल में जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो इसके करीब भी नहीं आ सकता। सो मैग्निफिकेशन दिस हाई इज नॉट पॉसिबल। अब मैं आपको इसी सवाल से बताता हूँ कि कमांड वर्ड को अंडरलाइन करने का फायदा क्या है। यहाँ पे कमांड वर्ड था एक्सप्लेन, है ना? एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है कि आप एक रीजन देते हो और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देते हो, करेक्ट? जी। तो अगर यहाँ पे रीजन मैंने ये दिए कि रेजोल्यूशन इज टू लो, वो तो 1 मार्क है। फिर मैं अगर मैग्निफिकेशन मेरे दिमाग में उस वक्त नहीं आया, तो एक्सप्लेन लिखा हुआ है, मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ रेजोल्यूशन टू लो का मतलब क्या है। मैं ये कह सकता हूँ कि रेजोल्यूशन होती है वेवलेंथ का आधा। यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज होती है, तो उसका जो आधा होगा रेजोल्यूशन, दैट वुड बी ओनली 200 नैनोमीटर्स या ओनली 250 नैनोमीटर्स। और वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इतनी डिटेल्ड किस्म की फोटो हमें नहीं दिख सकती। मैंने क्या किया, मैग्निफिकेशन वाले पार्ट को भूल गया, रीजन को ही एक्सप्लेन कर दिया, और वो मुझे पता चला कमांड वर्ड की वजह से। ये पहला मार्क आ गया, और ये दूसरा मार्क आ गया। मैं ये भी लिख सकता था कि रेजोल्यूशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेवलेंथ बिकॉज द कमांड वर्ड इज अलाउइंग मी टू डू सो। राइट। तो अब साइंटिस्ट थिंक दैट माइटोकॉन्ड्रिया वर वंस प्रोकैरियोट्स। ये कौन सी थ्योरी है, याद है आपको? एंडो सिम्बियोन थ्योरी। बिल्कुल, एंडोसिम्बियोट थ्योरी। The evidence for this is that the mitochondria have features in common with prokaryotes. State two features the mitochondria have in common with prokaryotes. Free marks, बताओ क्या है वो 2 पॉइंट्स? 70s राइबोसोम्स। बिल्कुल। और एक और है, डीएनए समथिंग। क्रोमोसोम्स। अपना डीएनए होता है इसके पास। डीएनए का शेप, शेप बताओ डीएनए का। सर्कुलर, लीनियर, कौन सा शेप होता है इसमें? लीनियर। इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं, अगर आपको इसको रिवाइज करना है तो बिल्कुल जो सबसे पहले पहले पेज पे नोट्स हैं, यूकैरियोट्स वर्सेस, मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ये रहा, यूकैरियोट वर्सेस प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे सर्कुलर डीएनए है, ये रहा। और यहाँ पे जो है लीनियर डीएनए, यहाँ पे 70s राइबोसोम्स है और यहाँ पे 80s राइबोसोम्स है। ये डिफरेंस है बस। ओके, तो अभी के लिए मैं 1 आउट ऑफ 2 मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको बाद में याद रहे नोट्स देखने के बाद कि कोई चीज़ आपने मिस तो नहीं की थी। ओके, ये आ गए आंसर सारे मार्किंग स्कीम के, ये मैंने इसके साथ अटैच करे हैं। अच्छा, अब हम थोड़े P1 के सवाल भी जल्दी जल्दी से निपटा देते हैं। P1 MCQs है, जल्दी से हो जाता है। द फोटो माइक्रोग्राफ शोज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ अ सेल। एक तो होता है स्ट्रक्चर, ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिटेल्ड स्ट्रक्चर, बस। और कोई इसमें मतलब नहीं है, जस्ट अ फैंसी वर्ड टू से द वर्ड डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ अ सेल। Which statement about the type of cell shown in the photo micrograph is correct? ये आप ऑप्शंस पढ़ो और फिर मुझे आंसर बताओ। ए। ए, इसका आंसर है बी। अब इसको चेक कर लेते हैं। सवाल पूछ रहा था विच स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ सेल शोन इन द फोटो माइक्रोग्राफ इज करेक्ट।
पहले तो नीचे से शुरू करते हैं। इट इज एन एनिमल सेल। तो एग्जामिनर ये कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि ये एनिमल सेल है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। तो क्या प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? ऐसे भी तो देखो ना। इट इज एन जी। एनिमल सेल बिकॉज इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, तो मैं इसकी बेसिस पे इसको एनिमल सेल नहीं करा दे सकता। सो सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। इट इज अ प्लांट सेल बिकॉज इट हैज बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड अ न्यूक्लियस। और पार्ट बी ये कह रहा है कि इट इज अ प्लांट सेल बिकॉज इट हैज क्लोरोप्लास्ट। अब मुझे ये बताओ कि जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ प्लांट में होता है या एनिमल में भी होता एनिमल में भी होता है। है? एनिमल में भी होता है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में होता है, प्लांट में या एनिमल में या दोनों में? सिर्फ प्लांट। सिर्फ प्लांट में है, और वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए 50% करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट है। इट इज अ प्लांट सेल बिकॉज इट हैज क्लोरोप्लास्ट, करेक्ट। ये कह रहा है इट इज अ प्लांट सेल बिकॉज इट हैज बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड अ न्यूक्लियस। ऐसे तो फिर प्रोटोक्टिस्टा भी होते हैं, आईजीसीएसई में हमने पढ़ा था। उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, उसमें न्यूक्लियस भी होता है। तो इस वजह से वो प्लांट सेल नहीं बना। तो पार्ट बी इसका आंसर है। ये वाला आप समझ आया आपको, ये वाला क्वेश्चन? जी। ओके। क्वेश्चन नंबर 2। डेफिनेशन पूछ रहा है रेजोल्यूशन की एक लाइट माइक्रोस्कोप की। मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा। टेक योर टाइम। ए। ए। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सी। अब इसको पढ़ लेते हैं। रेजोल्यूशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? अगर एग्जाम में आए डिफाइन रेजोल्यूशन जो कि आता है, तो आप उसका क्या आंसर लिखोगे? क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। अच्छा, अब मैं एक चीज पूछता हूँ। अगर आपने चश्मे ना पहने हो, आपको याद हो, अगर मैं ये वाला एग्जांपल दे चुका हूँ, कि अगर आपने चश्मे नहीं पहने हुए होते और आपको टेबल पे एक पेन का कैप और एक बॉटल का कैप दिख रहा होता है, लेकिन वो इतने करीब करीब होते हैं कि वो आपको लगता है कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कभी कभी ऐसे होता है। जी। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने चश्मे उतार दिए। वो चश्मे प्रोवाइड कर रहे थे रेजोल्यूशन आपकी आंखों को। तो जब रेजोल्यूशन कम हो गया, तो आपको ये दो चीजें अब सेपरेट सेपरेट नहीं, जुड़ी हुई लगने लगी। लेकिन अब आपने चश्मे वापस पहन लिए, अब आपको समझ आया ये पेन होल्डर अलग से रखा हुआ है, ये पानी का बॉटल का कैप अलग से रखा हुआ है। तो अगर मैं रेजोल्यूशन अगर आपको डिफाइन करने को है, तो आप बोलोगे दी अबिलिटी to judge or define two objects kept close together as separate। अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में करीब रखे हुए हैं, उनको मैं बोल सकूं कि ये सेपरेटली रखे हुए हैं, इसे कहते हैं हाई रेजोल्यूशन। लो रेजोल्यूशन मतलब जब आपने चश्मे नहीं पहने हुए थे, आपको वो साथ साथ दिख रहे थे, जुड़े हुए दिख रहे थे। अब मैं ऊपर लेके जाता हूँ नोट्स में कि हमने रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या लिखी थी। रेजोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे हमने क्या लिखी थी? दी इट इज द अबिलिटी to distinguish two points that are close together as separate। क्या ये सेपरेट हैं, क्या ये सेपरेट नहीं है, क्या रेजोल्यूशन ज्यादा है, क्या रेजोल्यूशन ज्यादा नहीं है। तो अब ऑप्शन सी को पढ़ते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस दैट अलाउस टू ऑब्जेक्ट्स टू बी viewed as separate। अब ये सही ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जी। अब अगर ए की बात करें, डिग्री ऑफ शार्पनेस, अगर आप वो वाले एग्जांपल को सोचो, बिल्कुल शार्पनेस भी यहाँ से डिफाइन हो रही है। लेकिन ये नहीं डिफाइन हो रहा। शार्प तो चीजें हो सकती हैं कि वो आपको पिक्चर शार्प दिख रही है, लेकिन उससे ये नहीं पता चलता कि वो पिक्चर में दो चीजें साथ में प्लेस्ड हैं या सेपरेट सेपरेट है। कीवर्ड यहाँ पे है अबिलिटी टू जज इट एज सेपरेट। तो इसलिए पार्ट सी इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। Student was given a photomicrograph of a cell, told the magnification. Student was asked to calculate the actual size. Which row in the table explains how to do this? ये बताओ। सी। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आंसर आया? सी। C, करेक्ट। बिकॉज a इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय m, जो कि ये है।
micrometer to millimeter, sorry, measure the image in millimeter, convert it to micrometer by multiplying it with 1000. Correct. The diagram below was drawn from an electron micrograph, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से खींची गई है एनिमल सेल की. Which diagram would represent same cell seen under a simple light microscope using daylight as the only light source? ये इंटरेस्टिंग सवाल है. ए, ए. अच्छा, वाई ए? क्योंकि न्यूक्लियस ही नजर आते हैं, बाकी सब तो छोटे ही होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, करेक्ट. इनकी रेजोल्यूशन कम होती है। राइबोसोम्स, इनकी भी साइज कम होती है, और जी। माइटोकॉन्ड्रिया भी सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप के लिए छोटा सा होता है. राइट. आखिरी दो क्वेश्चंस. द डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल इन अ डायग्राम वाज मेजर्ड एज. अब ये बहुत जरूरी चीज है. डायग्राम मतलब इमेज की बात हो रही है. इमेज साइज इज 2.5. Actual size is 7 micrometers. Which calculation would give the correct magnification for the red blood cell? सी। सॉरी, कौन सा, सी या डी? सी। सी. बिल्कुल सही. क्योंकि 7 माइक्रोमीटर नीचे है, ऊपर भी मुझे माइक्रोमीटर लाना है, तो मैं सेंटीमीटर को पहले जिस तरीके से मैं करता हूँ कि मैं मीटर को कन्वर्ट कर देता हूँ. तो 2.5 सेंटीमीटर व्हेन कन्वर्टेड टू मीटर, क्या आंसर आएगा? 0.025। 0.025. और इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6. एक जीरो यहाँ पे, एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे, एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे, दैट्स 3 zeros. और फिर तीन और जीरोस, 25,000. ये जो मैंने अभी किया, दिस इज मूविंग द डेसिमल प्लेस. ये वाला कंसेप्ट आपको आता है, राइट? मूविंग द डेसिमल जी। प्लेस. ओके. तो माइक्रोमीटर्स को कट किया, 25,000/7. लास्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट्स अबाउट रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन आर करेक्ट? ए। A. That was fast. बिल्कुल सही. The ability to distinguish between two separate objects that are very close together, and magnification, the number of times larger an image is compared with the real size. तो आज हम यहीं तक रखते हैं. आपको एक और क्लास चाहिए होगी इसकी टॉपिकल्स की, या शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर सही है, मैं इसकी खुद से प्रैक्टिस कर लूंगा। सही. परफेक्ट. तो फिर हम कल इंशाल्लाह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से शुरू करेंगे, एंड बाकी जो 3 क्लासेस हफ्ते में, दैट वुड बी फॉर केमिस्ट्री. सही। अच्छा, मुझे एक जनरल क्वेश्चन पूछना था। जी. मुझे अभी ए लेवल्स की जो है फिजिक्स थोड़ी मुश्किल लग रही है। ओके. तो मैं एस ये लेवल, सोच रहा राइट? था कि जी, तो मैं ये सोचा था ओके. अगर मैं मैथ्स में शिफ्ट कर जाऊं तो आगे चल के मुश्किल तो नहीं होगी अगर मैं मैथ्स में शिफ्ट कर जाऊं। तो मुझे पहले बता, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, वो लंबी हो रही है. आपको आगे जाके पढ़ना क्या है? मेडिकल पढ़ना है? क्या पढ़ना है, उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ. मेडिकल। मेडिकल में भी मैं मतलब कार्डियो, कार्डियो या मेडिकल न्यूरो। में भी कार्डियो एंड न्यूरो, तो कार्डियो न्यूरो तो बात की बात है, पहले आपको मेडिकल पढ़ना है. और आपको अप्लाई जी। कौन सी यूनिवर्सिटीज में करना है? अभी तक